बच्चे, क्या हाल है आप लोगों का? और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 16 का। और ये बच्चे जो हमारी बुक आई है सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, उसी का 16 नंबर सेट लेकर के मैं आपके सामने हूं। मैं शशांक शेखर आप लोगों को सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्नों का अगले 1 घंटे तक डिस्कस कराऊंगा। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये आपको सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही मेरिट लिस्ट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बच्चे चलते हैं, शुरू करते हैं सेट नंबर 16 को। इससे पहले 2 बातें और। किसी भी व्यक्ति को शॉर्टकट तरीके से सफलता नहीं मिलती है। जितने भी लोग आप देख रहे हैं सभी निश्चित रूप से मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। और मेहनत करने के लिए आपकी क्षमता पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और साथ ही आपका रास्ता भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चे एक नए उल्लास, नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाइए और सफलता को छीन लीजिए जो आपसे छीनना चाहता है। तो बच्चे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि मेरी जो किताब आई है सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, इसमें 253 सेट हम लोगों ने दिया है जो आपको सफलता दिलाने में, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपके मेरिट लिस्ट में आपको एक उच्च शिखर तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रुक्मिणी पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म की ओर से हम लोगों ने ये किताब मैं शशांक शेखर लेके आया हूं आपके सामने। बच्चे जुड़िए 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 और एक नई ऊंचाई तक अपने आप को उड़ान दीजिए। और एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार सरकार के जितने भी एग्जाम हैं उसमें मेरी गारंटी है कि विज्ञान के प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा। और इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ इस किताब के प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए सफलता कैसे आपके कदमों को चूमता है। चलिए देख लेते हैं सेट नंबर 16। बच्चे पहला ही प्रश्न लाजवाब है। क्यों लाजवाब है बच्चे? यहां देखिए कार्बन सिंक की बात कर रहा है। कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो भाई साहब समुद्र भी कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिंक किसको बोलते हैं पहले ये जान लीजिए। कार्बन सिंक, ये देखिए कार्बन सिंक किसको कहते हैं? तो भैया कार्बन सिंक किसको कहेंगे कि प्राकृतिक या किसी भी प्रकार का जलाशय, समुद्र, वन या कोई पदार्थ जब चिरंतन काल तक कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का अवशोषण करता है तो उसे ही कार्बन सिंक कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बन सिंक कहेंगे। और बच्चे क्या समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल गया तो क्या होगा? ये इसके जल को अम्लीय बना देता है क्योंकि H2CO3 का निर्माण करेगा। तो ये प्राकृतिक कार्बन सिंक है। मृदा में भी कार्बन घुलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा तो ये भी आपको सिंक हो गया। और वन तो आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ये क्या करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा। बच्चे प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें फोटोन ऊर्जा के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर पौधे एक महत्वपूर्ण यौगिक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो ये भी हो गया। लेकिन विघटित तेल भंडार होगा? नहीं होगा क्योंकि यह खुद हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है बाबू। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। जरा यहां देखिए प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ये एब्जॉर्ब करेगा सॉइल कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखिए माइक्रोबायल रेस्पिरेशन या डिकम्पोजिशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा यहां पर। फिर देखिए आपका समुद्र भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। और ठीक है, हर प्रक्रिया में आपके बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जो कार्बन का सिंक है। बच्चे क्या है? कार्बन का सिंक है। इसीलिए आंसर होगा कौन सा? डी नंबर। चलिए तो
महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, ये इसमें इस तरह से प्रश्नों को संजोया गया है जो आपको आपकी ऊंचाई तक, आपको एक शिखर तक पहुंचाने में निश्चित रूप से मदद करेगा। चलिए बच्चे, विघटित तेल भंडार कार्बन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ। अब देखते हैं जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो भाई साहब 1974 में, और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 1988 में। 1988 में इसमें क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद यह लागू किया गया। अभी देखिए, जल भाई साहब बहुत प्रदूषित है, गंगा बहुत प्रदूषित हो गई। जल का एक विशाल भंडार है गंगा। गंगा मां का हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके जल को पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले याद है कि आज से 20-25 साल पहले तो गंगा जल ले आते थे, खराब नहीं होता था भाई, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज होता है। क्या होता है? बैक्टीरियोफेज, खराब नहीं होगा आपको। तो जल प्रदूषण, जल क्यों प्रदूषित होगा? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए एक यूनिट प्रयोग करते हैं, बॉड, BOD, बॉड, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए, बॉड की मात्रा जितना ज्यादा, पानी उतना ही गंदा। उल्टा मत समझिएगा, पानी गंदा होगा, पानी क्या होगा? गंदा होगा। बॉड जितना अधिक, पानी उतना ही गंदा, और बॉड जितना कम, पानी उतना ही क्या होगा? साफ होगा, पीने योग्य होगा। कहा जाता है कि पीने योग्य पानी का बॉड का माने 1 से 2 होना चाहिए। बॉड है क्या भाई? क्या है? तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं आपके प्राकृतिक जल स्रोत में, तो उसको अपने ऑक्सीकरण के लिए जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसे ही बॉड कहेंगे। और जितना ज्यादा जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, बॉड का मान उतना ही बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको वो प्रदूषित हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, बॉड हो गया। और ये 1974 में। जरा इस यहां पर देख लीजिए भाई साहब, एयर पॉल्यूशन। भाई साहब ये देखिए, ये क्या हुआ कि वाटर पॉल्यूशन, ये पूरा वाटर पॉल्यूशन हर जगह। ये देखिए, तेल निकल रहा है स्टीमर से, वाटर पॉल्यूशन हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ये देखिए, तेल जब फैलेगा, स्टीमर के द्वारा जब तेल जल पर फैल रहा है, तो भाई साहब सीडोमोनास यानी वहां पर एक बैक्टीरिया आता है जो क्या करेगा? तेल को खा लेगा। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बार्क के द्वारा बनाया गया है, जिसको ऑयल जैपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल जैपर्स कहते हैं। खा खत्म। सीडोमोनास क्या बोलेंगे? सीडोमोनास बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ऑयल जैपर्स इसको कहा जाता है। तो बच्चे, जितना भी पॉल्यूशन है, एयर, वाटर और नॉइज, सभी बहुत क्या है? डेंजरस पॉल्यूशन है। और नॉइज पॉल्यूशन तो वर्तमान में इतना अधिक है कि आपको क्या होगा? हर घर में 5 मोबाइल मार रहा है, टटक नॉइज पॉल्यूशन बोल रहा है ज्यादा तीव्र गति से। इसीलिए भारत सरकार के अनुसार रिहायशी इलाकों में रात के समय में कितने डेसिबल? तो 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए, और दिन के समय में 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के आप क्या होते हैं? अच्छे से रह पाएंगे बच्चे। नहीं तो अगर 85 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि हो जाता है, तो उस ध्वनि में अगर लगातार आप रहते हैं, बहरा ज्यादा बढ़ गया 110 डेसिबल, पागल, और 110 डेसिबल यानी 120-25 डेसिबल हो गया, लगातार आप रह रहे हैं, चले गए, मर गए। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? भाई जी, क्षारीय धातु बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षार या क्षारीय धातु कह रहे हैं तो प्रथम वर्ग का तत्व, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट। और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन सा होगा भाई जी? तो ये होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसीसियम, ये ना होगा। और इसके अंतिम कक्षा में देख लीजिए, कोई निकाल लीजिए, सोडियम मान लीजिए निकाल लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये देखिए अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। धड़ाक से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तुरंत त्याग देगा इलेक्ट्रॉन को,
और क्या करेगा, धनात्मक आयन का निर्माण कर लेगा बच्चे। तुरंत त्याग दिया कौन, तो क्षार धातु तुरंत इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अति क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है, यानी आसानी से क्या करेगा, छोड़ देगा। इसीलिए ये क्या होगा, आपको याद रखिएगा कि यह जो है आपका काफी क्रियाशील धातु होता है। तो ये देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो ये सभी क्या है, अल्कली मेटल से, यानी पहले वर्ग का तत्व। किस वर्ग का तत्व, पहले वर्ग का तत्व। भैया ये क्षार धातु, ये क्षारीय मृदा धातु दूसरे वर्ग का तत्व। ये देखिए 3 से लेकर के 12 संक्रमण धातु, कौन सा धातु, संक्रमण धातु। और ये 13वां, ये भी धातु वर्ग ही है, लेकिन 14, 15, 16, 17, ठीक है, 17 ये क्या हो गया, आपको याद रखिए अधातु। और अंतिम वाला जो है ये क्या हो गया, अक्रिय गैस। कौन हो गया, अक्रिय गैस। तो ये मेटल जितने भी हैं, कौन, आपको क्षार धातु, ये अति क्रियाशील हाईली रिएक्टिव होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। और सोडियम और पोटेशियम इतना क्रियाशील होता है कि यह आर्द्र वायु से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसीलिए सोडियम को, पोटेशियम को हम किरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। क्या रखेंगे, किरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। यहां देखिए निम्न में से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है, तो उष्माक्षेपी कौन अभिक्रिया होगा, उष्माक्षेपी जो, ठीक है, जो ऊर्जा देगा, जो अभिक्रिया के उपरांत ऊर्जा बाहर निकालेगा उसे उष्माक्षेपी है। जो थर्मिक, जो ऊर्जा लेगा अभिक्रिया के लिए क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक या उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। जरा इसमें देखिए, ये उष्मा बाहर निकल रहा है, अगर इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, ठीक है, यानी मैं क्या बता रहा हूं, A+B ये जोड़ दीजिए Q, तो भी ये क्या होगा, आपको ये रिएक्टेंट साइड है C+D है मान लीजिए, तो भी ये क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, उष्माशोषी होगा। अब देखिए अगर हम ऐसा करते A+B और यही कर देते, ये उधर गया तो क्या होगा, C+D माइनस में, C+D माइनस में, तो क्या हो जाएगा, C+D माइनस Q हो जाता है। तो ये भी क्या होगा, उष्माशोषी होगा, तो ये नहीं होगा। ये देखिए ये भैया अब आ गया प्लस में, जी प्लस में आ गया, तो ये हो गया आपको उष्माक्षेपी। अब जरा इसमें देखिए अभिकारक के साइड में प्लस है, इसीलिए क्या होगा, उष्मा, ठीक है, क्या होगा, उष्माशोषी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो भाई साहब यहां देख लीजिए उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी जब भी हम करें उष्माक्षेपी में तो भैया कैसे करेंगे, तो A+B अभिकारक हो गया, ये क्या करते हैं हम इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं माइनस, ठीक है, क्या करते हैं माइनस कर दीजिए, माइनस Q बराबर C+D, या तो इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए A+B, ठीक है, और इधर कर दीजिए C+D, इधर कर दीजिए Q, तो ये क्या हो गया, आपको उष्माक्षेपी हो गया। यानी ठीक है, देख लीजिए कैसे करते हैं, अगर अभिकारक के साइड में उष्मा लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, अगर प्रतिफल के साइड में अगर हम उष्मा को लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इसे ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जरा इसको देखिए, कंबस्टन अभिक्रिया, ये क्या हो गया, तो जंग लग गया, रस्टिंग अभिक्रिया। और रस्टिंग अभिक्रिया क्या होता है, तो कंबस्टन जलाना भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें ठीक है किसी पदार्थ को जला करके हम कंबस्टन करेंगे। ये देखिए डाइजेशन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, फिर देखिए फोटोसिंथेसिस भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया होगा, और ये देखिए फर्मेंटेशन यानी किण्वन हो रहा है, यानी खाद्य पदार्थों को तोड़ करके इथाइल अल्कोहल का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, इसे ही किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन कहते किसको है, यदि उच्च कार्बनिक यौगिक से सरल एवं आसान कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के उपयोग के द्वारा, या आपको उपयोग के द्वारा, इसे ही क्या कहा जाएगा, आपको कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन कहते हैं। बच्चे वॉशिंग भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और बेकिंग पाउडर में आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, और ये जब गर्म होगा, जैसे ही गर्म हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और खाद्य पदार्थ आपको स्पंजी हो जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एकदम याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 के दशक में किसके द्वारा लाया गया,
तो ये लाया गया बेल लेबोरेटरीज के द्वारा। किसके द्वारा? बेल लैब्स के द्वारा। देखिए यूनिक्स आया 1970 में और लाइनेक्स आया, ठीक है, लाइनेक्स आया कब? 1991 में। और भाई जी ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है वर्तमान में जितने भी ओएस होते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में डाल करके जितना भी आपको एप्लीकेशन है उसके द्वारा, उसके उपयोग के द्वारा हम लोग काम करते हैं उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या हो गया? आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपको विंडोज एक्सप्लोरर बड़ी अच्छा था जी। विंडोज एक्सप्लोरर पर हम काम करते थे, बड़ा मजा आता था काम करने में। अभी आ गया विंडोज 10 और भी इंप्रूव्ड, हाईली इंप्रूव्ड एप्लीकेशंस। तो याद रखिए, तो ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया। तो यहां बहुत सारी बातें भी मैंने बताई है। ये देखिए यूनिक्स 1970 और लाइनक्स 1991 के दशक में आया। चलिए अब जरा देख लीजिए मेरी बात को। यहां देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया गया, ठीक है, बेल लैब्स के द्वारा। कौन कौन? बेल लैब्स के द्वारा प्लान 9, पीडब्ल्यूडी, एरोज, मॉक्सिस, ठीक है, मॉसेक्स, ठीक है, आईबीएम द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा देखिए कौन कौन सा विकसित किया गया? एमएस डॉस, विंडोज, एक्सबॉक्स क्या है? प्लेइंग, ठीक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्लेइंग मतलब हम जो गेम खेलते हैं उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे उसको कहा जाता है एक्सबॉक्स। क्या कहा जाता है? एक्सबॉक्स कहा जाता है। चलिए ये देखिए क्या है क्वेश्चन। भाई जी एल लंबाई मान लेते हैं आर बराबर क्या हुआ? आर ये प्रतिरोध है, तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती और उसके क्षेत्रफल का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहीं से लेके आ जाइए पाई स्क्वायर, दोनों को मिला लीजिए। तो ये दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है, इसको मिला लीजिए, 1 नंबर और ये 2 नंबर है, तो दोनों को मिला लीजिए। तो आर बराबर क्या हुआ? रो एल बटे पाई स्क्वायर। इसको 1 नंबर मानिए। क्या नंबर मानिए? 1 नंबर। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी सामग्री से बनी तिगुनी लंबी, ठीक है, उसी सामग्री से बनी, तो रो का मान समान है, तो R1 बराबर रो, तो रो ही रहने दीजिए 3 गुनी और ठीक है पाई, और देखिए त्रिज्या को 3 गुना कर दिया 3r स्क्वायर, तो कर लीजिए ना पाई इंटू 3r एल, और ये क्या हो गया 3, ये हाँ 1/3 कर दिया गया, 3 गुनी में 1/3 कर दिया गया, तो 3r बटा क्या हो जाएगा आपको r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, और ऊपर चला गया क्या 3 3 9, 9 क्या हो गया 27 हो गया, 9 क्या हो गया 27 और रो एल पाई आर स्क्वायर, तो इसी को तो बोलते हैं आर, क्या बोलेंगे आर बोलेंगे, तो 27 आर हो जाएगा। कितना आर हो जाएगा 27 आर हो जाएगा। भाई जी यहां देखिए कितना हो गया 27 आर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, केवल ठीक है आपको एल को 3l कर दीजिए और ठीक है आपको त्रिज्या को क्या कर दीजिए r/3 कर दीजिए, यही तो पुट कर देना इक्वेशन में, तुरंत बन जाएगा आपका सवाल। अब देखिए प्रतिरोध, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और ध्यान दीजिए प्रतिरोधकता, ठीक है प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहेंगे। और यह ठीक है निश्चित पदार्थ के लिए निश्चित होता है, निश्चित पदार्थ के लिए इसका मान क्या होगा, निश्चित पदार्थ के लिए निश्चित होता है, ध्यान में रखिएगा निश्चित होगा, यानी सर्टेन, ठीक है सर्टेन आपको जो पदार्थ होता है उसके लिए यह निश्चित होता है, यह पदार्थ टू पदार्थ बदलता है, लेकिन पर्टिकुलरली एक पदार्थ की लंबाई या आपको क्षेत्रफल के परिवर्तन पर यह बदलता नहीं है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिए, कितना मस्त क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा भैया। तो यहां भी मैंने बनाया है, जरा देख लीजिए, प्रतिरोधकता तापमान तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एकदम ध्यान में रखिए, जबकि प्रतिरोध तापमान चालक पदार्थ की प्रकृति, फिर देखिए चालक पदार्थ की प्रकृति, फिर देख लीजिए लंबाई और ठीक है क्षेत्रफल सब पर निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के +1 ऑक्सीकारक अवस्था में बना यौगिक कौन है, तो जरा इसको देख लेते हैं, लिथियम LiH, इसमें क्या होगा हाइड्रोजन, तो LiH, तो ये लिथियम का +1 होता है, क्या होगा लिथियम का +1, ठीक है इंटू +1 प्लस क्या कर दीजिए x कर दीजिए, हाइड्रोजन का क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो ये +1 क्योंकि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी +1 होती है, तो +1 बराबर क्या हुआ 0, तो x का मान क्या निकल गया -1, यहां पर लिथियम हाइड्राइड में क्या हो गया -1 हो गया, उसी तरह से सोडियम हाइड्राइड में क्या होगा -1 होगा,
हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। जरा इसमें बात कर लेते हैं। अमोनिया में NH3 में, अमोनिया में इसको मान लीजिए क्या मान लेते हैं कि H का मान हम मानते हैं X, H का मान क्या मान लीजिए? X मान लीजिए। और नाइट्रोजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन जो है ये -3 होता है, -3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपको, क्योंकि नाइट्रोजन है, प्लस -3 इंटू क्या हो जाएगा? X 3x बराबर क्या हुआ? 0। तो x का मान क्या निकल जाएगा? 3x बटा क्या? 3 काट दीजिए, ओ 3x हो गया और -3 ये हो गया, -3 उधर गया, +3 बटा कर दीजिए, क्या हो गया? 3 काट दीजिए, क्या हो गया? 1 आ गया। 1 किस में? तो +1, 1 किस में? +1 में। तो इसी में आपको क्या होगा? अमोनिया में +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी यौगिक आयन या मूलक पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जरा इस पर बात कीजिए। क्या है भैया इसका ऑक्सीकरण संख्या? कोई आवेश हो? नहीं है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 0। ये देखिए Hc है, बताइए इसकी क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या? तो क्या होगी? 0। अब बताइए इस पर क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या? SO4 का तो -2 है, तो SO4 -2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 होगी। जरा इस पर बताइए NH4+ पर बताइए कितना ऑक्सीकरण संख्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो +1 होगा। तो भाई साहब याद रखिए, किसी यौगिक मूलक या आयन पर उपस्थित जितना आवेश होगा उसे ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जरा इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी हाइड्राइड हो तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, जब भी स्वतंत्र अवस्था में हो तो ऑक्सीकरण संख्या 0, और जब भी आपको इसमें आ गया तो एक ही तो बचा, तो आंसर तो यही होगा। चलिए ऐसे भी काट करके निकाल लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं, वही बात मैंने यहां की है। ये देखिए लघु दिन वाला पौधा कौन है भाई? ये जेंथेनम है। यहां देखिए क्या है? ये जेंथेनम है, जेंथेनम है पौधा, और ये सूर्यमुखी कुल का पौधा होता है। जेंथेनम है ये पौधा, और ये किसका? सनफ्लावर के कुल का पौधा होता है। और जब दिन पूरा चढ़ जाता है और मिनिमम आपको दिन का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तभी जाकर के यह क्या होता है? पादप बाहर निकल, यह पादप जो है ना पूरा खिलता है जी, और इसीलिए इसे लघु दिन वाला पौधा कहते हैं। यानी आपको सूर्य पूरा सामने होना चाहिए, तभी जाकर के यह क्या होगा? पौधा आपको पूर्णतः खिलता है और खिलखिला उठेगा जी। तो ये जेंथेनम है। क्या है? जेंथेनम है बाबू। क्या है? जेंथेनम है। जरा मेरी बात को समझिएगा। लघु दिन वाला पौधा जेंथेनम, जेंथियम या जेंथेनम। और देखिए सूर्यमुखी कुल का पौधा, कोई दिक्कत नहीं, यह सूर्य किरणों के पूर्णतः पड़ने पर ही जागृत होता है। और सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुष्प कौन होगा? तो रेफलेसिया होगा। सबसे छोटा पुष्प कौन होगा? तो उल्फिया होगा। और सबसे बड़ा बीज कौन होगा? तो लोडोकिया होगा। सबसे सूक्ष्म पादप बीज, बीज नहीं बीज, बीज आर्किड होगा। क्या होगा? आर्किड होगा बच्चे। सबसे छोटा बीज कौन? तो आर्किड का। और सबसे बड़ा याद रखिएगा बीज कौन? लोडोकिया का। सबसे बड़ा पुष्प कौन? रेफलेसिया का। सबसे छोटा पुष्प कौन? उल्फिया का। किसका होगा? उल्फिया, उल्फिया। तो एकदम बच्चे याद रखना है इन सब चीजों को। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा। सफलता के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और मेहनत कीजिए बच्चे, तभी जाकर के आपको सफल होंगे। और जब सफल होंगे तो सोचिए कितना कुछ हो सकता है। शादी होगी, फिर सोचिए समाज परिवार में कितना आपका नाम बढ़ेगा। अरे बाबू साहब, अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में मेहनती था, भले ही कितना मेहनत करके आप पढ़े, यदि नौकरी हो जाएगी तो सब पाप धुल जाएंगे और आप एक नई ऊंचाई को पकड़ेंगे। चलिए तो देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि इमल्सीकृत जब वस आपको क्या होगा? आपको पित्त रस निकालिए, पित्त रस, बाइल जूस, जब आपको वसा का पायसीकरण कर देगा। वसा का क्या कर देगा? पायसीकरण कर देगा। भाई साहब आपको मैंने बार बार बताया है कि जब वसा पर पित्त रस आरोपित होता है तो उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा, उसका पायसीकरण कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और तब जाकर के जिस एंजाइम द्वारा उसका पाचन होगा उसको लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। याद रखिए, इमल्सीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होगा? लाइपेज के द्वारा। जरा मेरी बात को समझिएगा। ये देखिए एमाइलेज, बच्चे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज ये हमारे के कहां से निकला? जठर रस।
ये हमारा निकला सेलेवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथि से। कहां से? लार ग्रंथि से। सेलेबा, सेलेबा में कौन ठीक है आपको एंजाइम होगा तो एमाइलेज होगा। और ये देखिए सेलेवरी ग्लैंड से निकलेगा ये माउथ मतलब क्या हुआ? मुंह में पाचन करेगा। और ये न्यूट्रल अवस्था में रहता है, ना तो उदासीन होगा ना तो अम्लीय अवस्था में होगा। और देखिए ठीक है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ये पेनक्रियाज से निकलेगा। और छोटे इंटेस्टाइन में छोटी आंत में या क्षारीय माध्यम में क्या करता है? आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और माल्टेज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये पाचन करता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कौन कौन, तो याद रखें बच्चे कौन कौन? एमाइलेज और माल्टेज। एमाइलेज और माल्टेज कौन सा पाचक एंजाइम? तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला एंजाइम है। जरा देखिए प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज के द्वारा। और लाइपेज कहां से निकलता है भाई? लाइपेज पेनक्रियाज से निकलता है। लाइपेज कहां से निकलेगा? पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज याद रखिए पेनक्रियाज से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है लाइपेज। तो ठीक है प्रोटीन किसके द्वारा डाइजेशन होता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा पाचन होगा? तो एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज ठीक है एमाइलेज और माल्टेज, एमाइलेज और माल्टेज, एमाइलेज और माल्टेज, एमाइलेज और माल्टेज ठीक है। प्रोटीन किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ठीक है आपको प्रोटीन किसके द्वारा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। और याद रखिए न्यूक्लियेज ये भी पेनक्रियाज से निकलता है। न्यूक्लियेज ये कहां से निकलेगा? पेनक्रियाज से निकलेगा। जबकि लाइपेज कहां से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलेगा। तो याद रखना है इसको बच्चे, बार बार यहां से कुछ पूछेगा प्रश्न आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए दूरदर्शन रिसीवर में आवाज, ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये क्या होता भाई? तो ये होता आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन इसके द्वारा दृश्य, इसके द्वारा क्या होगा? दृश्य सुनाई पड़ेगा, दृश्य देखेंगे हम लोग, दृश्य देखेंगे। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ध्वनि सुनते हैं। भाई साहब आपकी पृथ्वी गोलाकार होती है, वक्राकार होती है, जिसके कारण सिग्नल जो निकलेगा एंटीना से वह दूर तक नहीं पहुंचता है। और ध्वनि के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और आपको चित्र के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर आंसर होगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, कौन सा नंबर होगा? ए नंबर होगा। तो यहां देख लीजिए कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति मॉड्यूलेटेड होते हैं, दूरदर्शन में चित्र आयाम मॉड्यूलेटेड होते हैं। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? तो एल बेयर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख लीजिए कि ये सिलिकामय होगा। क्या होगा? व्यावसायिक श्वसन विकार। बच्चे व्यावसायिक श्वसन विकार ध्यान दीजिएगा जरा। व्यावसायिक श्वसन विकार क्या होता है? तो ये सिलिकोसिस होता है। क्या होगा? सिलिकोसिस होता है, ध्यान में रखिएगा इसको, सिलिकोसिस। जबकि एंथ्रेसिस आपको पता है एंथ्रैक्स से होगा, यानी बैक्टीरियल डिजीज है। बोटुलिज्म ये भी एक प्रकार की बीमारी है। वातस्फीति ये भी एक प्रकार की बीमारी है। लेकिन सिलिकामयता ये किसके द्वारा होगा? तो ये होगा व्यावसायिक श्वसन विकार है। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, बहुत सारी बातें आपको बतानी है। यहां देखिए धूल का प्रकार और रोग का नाम। कोयले के धूल से, बच्चे कोयले के धूल से यह होगा एंथ्राकोसिस। कौन सा रोग होगा? कोयले के धूल से एंथ्राकोसिस रोग होता है। सिलिका से सिलिकोसिस होता है। एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस होता है। लौह कण से सिडिरोसिस होता है। एकदम याद रखिए इसको, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कोयले के धूल से कौन? एंथ्राकोसिस, याद रखना है इसको। कोयले के धूल से कौन सी बीमारी? एंथ्राकोसिस। कोयले के धूल से कौन सी बीमारी? एंथ्राकोसिस। फिर देखिए ठीक है आपको लोहे के कण से कौन सी बीमारी? सिडिरोसिस। लोहे के कण से कौन सी बीमारी? सिडिरोसिस। गन्ने की धूल से कौन सी बीमारी? बेगोसिस। गन्ने की धूल से कौन सी बीमारी? बेगोसिस। कपास की धूल से कौन सी बीमारी? बेस्टनोसिस। बस इतना ही याद रखिए। कोयले के धूल से एंथ्रोकोसिस, लोहे के कण से सिडिरोसिस, गन्ने की धूल से बेगोसिस, कपास की धूल से याद रखिएगा बिस्नोकोसिस होगा। क्या होगा? बिस्नोसिस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं, तो ये बूट प्रोग्राम कहेंगे। कौन सा प्रोग्राम कहेंगे? बूट प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन किया
तो जो भी कार्य किए हैं उसका वर्किंग मेमोरी अपलोड हो जाए, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया बूट प्रोग्रामिंग कहलाता है या बूट प्रोग्राम कहलाता है। ध्यान में रखिए बच्चे, क्या कहेंगे? बूट प्रोग्राम कहेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए सब रूटीन है, यहां पर कौन सा रूटीन है? सब रूटीन है। बूट प्रोग्राम मैंने बता दिया, पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो बूट प्रोग्राम कहते हैं। और यह भी मैंने बताया कि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करते हैं तो वर्किंग मेमोरी, कौन सा मेमोरी? वर्किंग मेमोरी अपलोड हो जाता है, तो उसे ही वर्किंग मेमोरी क्या होगा? अपलोड हो जाएगा। वर्किंग मेमोरी अपलोड हो जाना ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आपको बूट प्रोग्राम कहलाएगा। सब रूटीन क्या होता है? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को, और क्या होता है? बच्चे को बताया कि भैया ये प्रोग्राम है, अब उसको स्टार्ट करना। भाई जाइए, कहां पर जाइए? पहले जाइए एक स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट के बाद क्या कीजिएगा? उसके एप्लीकेशन पर जाइए, उस एप्लीकेशन को क्या कीजिए? क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फिर आएगा, ठीक है। अब उसके अंदर में जाइए, फाइल के अंदर में जाइए, फाइल के अंदर में ये कंप्लीट, यानी पूरा कंप्लीट जो हमको सीक्वेंस होगा कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, जो कंप्लीट आपको क्या हुआ? सीक्वेंस होगा, उसे ही सब रूटीन कहा जाता है, यानी सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्या? ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये क्या कहलाएगा? आपको कहलाएगा सब रूटीन। मेन प्रोग्राम आपको पता है, मेन प्रोग्राम शाखा पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा बच्चे। वही बात है, अब देखिए बड़ा अच्छा चीज है भाई, फीमर तथा टिबिया फिबुला। फीमर जांघ की सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं, और टिबिया फिबिया वहीं से होता है, नीचे होगा भैया। ये है, ये देखिए टिबिया फुबुला, मेरी बात को समझिएगा। ये हो गया टिबिया फुबुला, ये टिबिया, ये फुबुला, ये टिबिया, ये क्या हुआ? फिबुला, ये टिबिया, ये फिबुला। फिर से देख लीजिए जरा चित्र में, देखिए मजा आएगा। ये क्या हुआ? ये वाला फिबुला, पतला वाला क्या? फिबुला, और मोटा वाला क्या? टिबिया। पतला वाला क्या? फिबुला, क्या जान बोलते हैं? ये जो घुटना है, घुटना के नीचे, घुटना जो है घुटना से नीचे क्या होगा? मोटा वाला क्या हुआ? टिबिया, और पतला वाला फिबुला। अब देखिए बच्चे, अब ये जो ज्वाइंट होगा, ये जो ज्वाइंट आपको दिख रहा है, इसी ज्वाइंट को हम लोग कब्जा संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहेंगे? कब्जा संधि कहते हैं। ये देखिए, ये जो संधि है इसी को हम कब्जा संधि कहेंगे। फिर से हम इस पर आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्रेनियम है, क्या है? क्रेनियम है। तो बच्चे स्कल या क्रेनियम जब भी चर्चा करेंगे हम लोग याद रखिएगा, ये स्कल है, या 8 बोन। कितना बोन? 8 बोन होगा। कितना बोन होगा? 8 बोन। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा? 8 बोन। ये क्रेनियम है। और फिर देख लीजिए कुल मिला के कितने बोन होते हैं? तो भाई साहब 28 बोन होते हैं। कितने बोन होंगे? 28। ये स्टर्नम है, ये क्या है? स्टर्नम है। याद देखिए क्या है? ये स्टर्नम है। और देखिए ये क्या हुआ? यही आपका फीमर है। ये क्या हुआ? फीमर है। ये हाथ वाला देखिए अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस, अल्ना रेडियस। और देखिए ठीक है, आपका उंगली के पास में चलते हैं, उंगली के पास में चलते हैं। ये देखिए कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजिस, यानी 3 तरह का बोन आपके उंगली में होगा। ये 60 बोन होता है। 30 30 30 30 60 बोन हो गया। यानी कौन कौन है आपका? ये है, ठीक है, कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजियल्स। कार्पस, मेटाकार्पस और क्या हुआ? फेरेंजियल्स होगा। तो भाई साहब ठीक है, यहां देख लीजिए कुल मिला के आपका शरीर जो है 128 बोन का बना हुआ है। सबसे बड़ा बोन की बात करें तो फीमर, और सबसे छोटे की बात करें तो याद रखिए क्या होगा? स्टेप्स होता है। क्या होगा? स्टेप्स होता है। तो मेरी बात को समझिएगा, कुल बोन्स कितने हैं? 206। सबसे बड़ा बोन कौन? तो फीमर, ये वाला फीमर। और उंगली किसके बना हुआ है? कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजियस। ये देखिए ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। और पैर की हड्डियां टॉर्सस, मेटाटॉर्सस। ये देखिए मेटाकार्पस था, यहां टॉर्सस हो गया। तो कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजियस, टॉर्सस, मेटाटॉर्सस और क्या होगा? फ्लेंजेस। ये क्या हो गया आपको? ठीक है, पैर की उंगलियों का संग्रह है। तो बच्चे एकदम याद रखिए इसको, और ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा हमको देखना है, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कब्जा संधि होता है। यह हिंज ज्वाइंट भी कहलाता है। एकदम याद रखना है। कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा? हिंज ज्वाइंट। घुटने, कोहनी तथा उंगली के पोरों की संधियां इससे बनती है।
सैडिल, सैडिल संधि, अंगूठा इसी के कारण घूमता है। ये देखिए, ये जो अंगूठा घूम रहा है कौन सी संधि? तो सैडल संधि के कारण घूमेगा। अपूर्ण संधियां, अपूर्ण संधि में हड्डी उपास्थ्यों से जुड़ते हैं। अपूर्ण संधि में हड्डियां किससे जुड़ेगा? उपास्थ्यों से जुड़ेगा। तो बच्चे इसको याद रखना है, बच्चे एकदम याद रखिए इसको, सारे कुछ को। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं बता रहा हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सफलता चाहिए तो जुड़िए 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 और एकदम बनाइए इस क्वेश्चन को। एक देखिए क्या है क्वेश्चन, एक अपूर्णतया पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य, भाई साहब निर्वात में अदृश्य होगा, यानी इसका अपवर्तन नहीं होगा तभी ये निर्वात में अदृश्य दिखेगा। अपवर्तन नहीं होगा तभी निर्वात में क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा तभी ये क्या होगा? अदृश्य दिखेगा। और अदृश्य दिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, अदृश्य दिखेगा, अदृश्य दिखने के लिए, अदृश्य दिखेगा, अदृश्य दिखने के लिए याद रखिएगा कि इसका अपवर्तन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि म्यू बराबर C/V होता है। अगर थोड़ा सा भी म्यू बढ़ेगा या घटेगा तभी जाकर के अपवर्तन होगा। अगर 1 मान हो गया तो अपवर्तन नहीं होगा और तब जाके वस्तु अदृश्य दिखेगा। और अपवर्तनांक क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक क्या होगा? तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात को, या आपको स्नेल के नियम के अनुसार sin I बटा sin R का अनुपात क्या कहलाता है? तो भाई साहब यही अपवर्तनांक कहलाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि कोई भी वस्तु क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। कब नहीं दिखेगा? जब अपवर्तनांक कितना होगा? 1 के बराबर। कितना के बराबर? 1 के बराबर। एक कहने का सेंस क्या हो गया कि अपवर्तन हुआ ही नहीं, और जब अपवर्तन नहीं होगा तो वस्तु दिखेगा? नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि कोई भी वस्तु कब दिखता है? जब वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारे आंखों के रेटिना पर लेंस से अपवर्तन के बाद उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तभी कोई वस्तु दिखता है। तो बच्चे इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात मैंने यहां किया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है पावर बराबर 1/f। और निकट दृष्टि दोष, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नियर साइटेडनेस में कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नियर तो अच्छा दिखेगा, दूर अच्छा नहीं दिखेगा। फार साइटेडनेस में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और अवतल लेंस का पावर क्या होगा? -D और उत्तल लेंस का क्या होगा? +D हो गया भाई जी, ठीक है। और आपको क्या होगा? प्रेस बायोपिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो निकट और दूर दोनों खराब हो जाएगा और इसको दूर करने के लिए हम लोग बायफोकल लेंस का चश्मा यूज करेंगे। नीचे +D, ऊपर क्या हो गया? -D का चश्मा यूज होगा। और एस्टिग्मेटिक, इसमें क्या होगा? सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल। तो भाई साहब पॉजिटिव वाला तो पहले ही कट गया, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। P बराबर क्या होता है? 1/f, अगर ये सेंटीमीटर में हो। और यहां देखिए माइनस पहले ले लीजिए, क्योंकि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अवतल लेंस का फोकल पावर जो होता है वो निगेटिव होता है। जरा इसको देख लीजिए, -100 बटे f सेंटीमीटर में अगर हो तो ऊपर में क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। चलिए गुना कर दिए भैया, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। चलिए गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 200 कर लीजिए भैया, ये कट गया, -1/2 या -0.5D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? A नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा? A नंबर आंसर होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। कुछ है? कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो बच्चे देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए, तब मजा आएगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है आपका। सेम चीज मैंने डिस्कस किया है। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाने पर समुदाय की एस्थेटिक विद्युत ऊर्जा क्या होगा? ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है भैया, दोनों को ले चलिए। चल भैया चल, दोनों एक दूसरे के पास लेके चलने। तो इसके में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी आपको ये क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ठीक है, क्या होगा? प्रतिकर्षण को हटाने के लिए हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ेगा अलग से। जब सिस्टम पर कार्य किया जाए, यानी निकाय पर कार्य करना पड़े, तो निकाय पर कार्य अगर करेंगे, कार्य करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बच्चे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर देखिए भैया, ये प्रोटॉन है,
प्रोटॉन है, ये भी चला, चल भैया प्रोटॉन, चल 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 रहा प्रोटॉन इसके पीछे। तो क्या होगा, यहां भी प्रतिकर्षण होगा, यहां भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी प्रतिकर्षण होगा तो सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, निकाय पर वर्क करना पड़ेगा, अलग से वर्क करना पड़ेगा, वर्क को ज्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन रहता, इसको लेकर चलते, एक प्रोटॉन रहता, तो ये तो अपने भी आएगा, तो सिस्टम पर काम नहीं करना पड़ेगा, निकाय पर काम नहीं करना पड़ेगा, निकाय अपने आप खींचेगा इसको, निकाय पर वर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, निकाय पर काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। तो भैया यहां क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो याद रखिए, ये चल इलेक्ट्रॉन, चल 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 चल, ये हम जबरदस्ती लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे तो सिस्टम पर बोल रहे हैं चल चल, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। तो जब भी काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। प्रोटॉन के केस में भी यही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखिए अपने आप सट जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। तो भैया ये बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है भैया, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या भाई, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो इसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। ये देखिए जब भी कैथोड किरणों को लंबवत प्रवेश कराएंगे तो ये क्या होगा, परवलयाकार पथ पर मूव करेगा। कैसा पथ होगा, परवलयाकार पथ होगा। यहां देखिए कैथोड किरणें यानी ऋणात्मक किरण है, निगेटिव चार्ज है, और यह इलेक्ट्रॉन का बना हुआ, किसका बना हुआ, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ। और ध्यान दीजिएगा कि कैथोड रेज सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन जैसे ही उसको विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे लंबवत, याद रखिए एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा हो गया, क्यू भी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो एफ का मान क्या हो गया, क्यू भी बी हो गया। जबरदस्ती इसको परवलयाकार पथ पर ले जाएगा। लेकिन अगर ठीक है थीटा का मान 90 डिग्री नहीं हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, तब क्या होगा, तो क्यू भी बी यानी बल लगबे नहीं करेगा, तो मूव करेगा, नहीं मूव करेगा भाई जी। तो कैथोड किरणें सरल रेखा पर गमन करता है। कैथोड किरणें, ठीक है आपको इसका गुण मैं बता रहा हूं, यह ऋणात्मक कण होता है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा डिफ्लेक्ट होगा। कैथोड किरणें आपको मटेरियल कणों से बना होता है, और इसका E/m का रेशियो यही निकाला था मिलिकन ने। किसने निकाला, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। इसका मान होता 1.76 इंटू 10⁸, ठीक है आपको कूलम्ब पर ग्राम, 1.676 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम होता है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का बना होता है, और कैथोड किरणें ठीक है जब भी किसी भी मटेरियल्स को हिट करेगा, किसी भी धातु को हिट करेगा, तो क्या होगा भाई, चमक उत्पन्न करेगा। तो कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा डिफ्लेक्ट, कैथोड किरणें ठीक है आपको मटेरियल पार्टिकल से बना होता है, और कैथोड किरणें का E/m का रेशियो क्या होगा, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम होता है। तो बच्चे इसको याद रखिए, क्योंकि कैथोड पर आवेश की गणना सबसे पहले किसने किया, तो मिलिकन ने किया। किसने किया, मिलिकन ने। तो बड़ा मजा आएगा भाई। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। चलिए अवरक्त किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि, भाई साहब ये अवरक्त किरणें देखिए क्या है, चल भैया इधर थोड़ा खिसक जा, ठीक है खिसका दिए इसको। अब ये है अवरक्त किरणें, ये क्या है भाई, तो प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजार दीजिए। भाई साहब ये प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजार दीजिए, 7 रंग में टूट जाएगा। कितना रंग में, 7 रंग। सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम, और लाल का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम। भाई जी लाल के ऊपर अवरक्त, लाल के ऊपर क्या होगा, अवरक्त, और लाल के नीचे, ये बैगनी के नीचे क्या होगा, पराबैगनी। बैगनी के नीचे पराबैगनी, लाल के ऊपर फिर अवरक्त। तो जब भी होगा 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगा। जरा इसमें देखिए 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, नहीं। 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, नहीं। 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, नहीं। कौन है, सी नंबर है। कोई दिक्कत है तो याद रखिए, प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, 7 रंग में टूट जाएगा। तो ऊपर लाल, नीचे बैगनी, तो लाल से ऊपर अवरक्त, लाल से ऊपर अवरक्त, और बैगनी से नीचे पराबैगनी होगा। क्या होगा, पराबैगनी होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए जरा इसको भी देख लीजिए। तो ये देखिए 400 नैनोमीटर है, या 400 एंगस्ट्रॉम होगा, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम कर दीजिए, 400 एंगस्ट्रॉम। और ये क्या है,
780 बोलते हैं या 700 भी कर सकते हैं। ये विजिबल रेंज है। कौन सा रेंज है? तो 778 एंगस्ट्रॉम कर दीजिए या 780 नैनोमीटर कर दीजिए। ये है आपको विजिबल रेंज। कौन सा रेंज? विजिबल रेंज। इसी को VIBGYOR बोलते हैं, VIBGYOR। इसी को बोलते हैं दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश कहते हैं। और देखिए रेडियो वेव्स, खोजकर्ता मार्कोनी, माइक्रोवेव, तो हर्ज महोदय, अवरक्त किरण, हर्सेल, अल्ट्रावायलेट रेज, तो परावैंगनी किरण, तो परावैंगनी किरण रिटर महोदय, और एक्स किरण रोंटगन, और गामा किरण पॉल विलार्ड या विलियम हर्सेल ने किया था। कितना अच्छा है प्रश्न भैया। तो एकदम बहुत आसान भी है और आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सब बना के भी आएंगे, मजा आएगा। और देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है और इस किरण की खोज विलियम हर्सेल ने की थी और यह उष्मीय विकिरण है। रात्रि में क्या करने में? रात्रि में ध्यान दीजिएगा, रात्रि में फोटोग्राफी में, रात्रि में कुहासे में फोटोग्राफी में, रात्रि में देखने में, वायुमंडल में उष्मा उत्पन्न करने में, सब में कौन होगा? अवरक्त किरण का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तो ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा भाई तो क्या क्या होगा? तो पहले तो वेग नियत होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, वेग नियत। फिर देखिए संवेग भी नियत होगा। फिर देखिए उसका कुल ऊर्जा भी नियत होगा, कुल ऊर्जा नियत होता है, संवेग नियत और कुल ऊर्जा भी नियत होता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो वेग और ऊर्जा सभी नियत होते हैं। क्या होंगे? वेग और ऊर्जा सभी क्या होगा? वेग, संवेग और ऊर्जा सभी नियत होते हैं। चलिए एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। यहां देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो ये इसका मुख्य कारण चुंबकीय बल कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होगा? चुंबकीय बल जो भी इस पर लग रहा होगा वो कण मान लीजिए इधर घूम रहा है, कण इधर, कण इधर घूम रहा है, तो ठीक है वेग क्या होगा? ठीक है उसके लंबवत होगा। वेग क्या होगा? उसके हमेशा लंबवत होगा, क्योंकि F बराबर मैंने ऑलरेडी बता दिया QVB साइन, ठीक है 90 डिग्री, यानी जब भी वेग होगा तो QVB ही लगेगा उस पर। ठीक है QVB लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलकर ने तेल बुंद प्रयोग विधि द्वारा किया था। किस विधि द्वारा? तेल बुंद प्रयोग विधि द्वारा किया था। बच्चे ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विकास किया गया, विकसित किया गया नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? नोबेल नामक कंपनी है, उसने नेटवेयर नामक आपको क्या विकसित किया है? नेटवेयर नामक आपको विकसित किया है। नोबेल नामक कंपनी ने नेटवेयर नामक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया है। ध्यान में रखिएगा किसका विकास किया है? तो नेटवेयर नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, इसका विकास 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में बच्चे किया गया था। और यहां देखिए अटारी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया है। अटारी कॉर्पोरेशन द्वारा यह विकसित किया गया था। किसके द्वारा? अटारी कॉर्पोरेशन के द्वारा। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अटारी कॉर्पोरेशन के द्वारा यह विकसित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस आपको सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे उसे ही क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है भाई जी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो एकदम सही है। कौन? देख लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mvs होता है, एकदम होता है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको p²/2mv होता है, p²/2mv, तो ये दोनों इक्वेशन सही है। किसका? तो काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/tm, और किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब जरा मेरी बात को समझिएगा। अब क्या कह रहे हैं कि दो वस्तु और इसमें ध्यान दीजिएगा पहले नंबर पर काइनेटिक एनर्जी समान। काइनेटिक एनर्जी क्या है? समान है भाई। ये काइनेटिक एनर्जी को हम समान कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो P समानुपाती M हो गया।
P समानुपाती क्या हो गया, तो P यहां देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी सबका समान हो गया, तो P स्क्वायर समानुपाती 2m यानी m कर लिए, ठीक है, और P अगर करेंगे तो रूट अंडर m हो जाएगा। तो जिसका द्रव्यमान अधिक उसका संवेग अधिक, यानी द्रव्यमान अधिक संवेग अधिक, द्रव्यमान जिसका क्या होगा अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, संवेग भी क्या होगा अधिक होगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, अब संवेग समान, संवेग दो वस्तु है जिसका संवेग क्या हुआ समान हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया। तो जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा अधिक, जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा अधिक। अब मैं बोल रहा हूं कि 10 केजी और 5 केजी, 10 केजी और 5 केजी, ये हम लिख भी देते हैं, 10 केजी और 5 केजी की वस्तु ले रहे हैं भाई साहब, 10 केजी और किसकी 5 केजी की वस्तु ले रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों का गतिज ऊर्जा समान, काइनेटिक एनर्जी समान, किसका संवेग अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक है यानी 10 केजी का। अब दो वस्तु है 10 केजी और 5 केजी, इसका संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो 5 केजी का, जिसका द्रव्यमान कम होगा। समझ में आ गया होगा कि 10 केजी और 5 केजी की वस्तु है, पहला केस को हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी समान हो तो किसका संवेग अधिक, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। अब दो वस्तु है 10 केजी और 5 केजी, दोनों में आपको संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा, यानी 5 केजी की वस्तु का। तो ये बातें एकदम याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है भाई जी, बात समान है। सबसे हल्की धातु कौन है, तो ये है, ठीक है, आपको धातु की बात कर रहे हैं लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन पहला नंबर, हाइड्रोजन एक नंबर हो गया, हीलियम दूसरा नंबर हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया कौन ना, तो इसको हम क्षार धातु में भी रखते हैं, इसको हम आपको क्या रखते हैं हैलोजन में भी रखते हैं, जबकि हीलियम अक्रिय गैस है। और नेक्स्ट क्या हुआ धातु लिथियम, तो सबसे हल्की धातु कौन लिथियम। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम ये भी आपको परमाणु संख्या 12, ये भी क्षारीय मृदा धातु है। सोडियम ये भी क्षार धातु है। जरा देखिए क्षार धातु के गुण के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। यह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। याद रखिएगा इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, वाटर से भी कम होगा, जिसका लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्योंकि अगर हम पानी में इसको रख दिए तो भाई तेज गति से इसको घूमने लगेगा, गुम 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 घूमने लगेगा, तो इसको हम पानी में नहीं रखते हैं। इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, यानी कम आपको क्या होगा इसका द्रवणांक और क्वथनांक होता है, याद रखना है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका क्षार धातु का। और ये क्या होगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा, और ये चमक वाला होता है। कैसा होगा, चमक वाला भी होगा। तो मेरी बात को समझिएगा कि अल्कली मेटल्स मुलायम होगा, कम घनत्व का होगा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है कम होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और यह क्या होगा चमक वाला होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि प्रथम वर्ग के जो धातु होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसिसियम, इसको हम क्षार धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, चलिए आगे देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर धात्विक गुण क्या होगा। भाई साहब इधर से इधर बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट बोल रहा है, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट बोल रहा है। चलिए लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर का मान घटेगा, क्योंकि यहां पर धातु है, यहां पर धातु है, यह हुआ संक्रमण धातु है, क्षार धातु, क्षार और क्षारीय मृदा धातु दोनों है, ठीक है, संक्रमण धातु है, और इधर क्या हो गया अधातु है, संक्रमण धातु हो गया, और ये क्या है अधातु है। तो भाई साहब जब भी, और बीच में क्या हुआ, ये बीच में लेडर के समान होगा कौन, उपधातु, तो धातु संक्रमण धातु, और क्या हुआ बीच में आ गया लेडर के समान, यानी सीढ़ी के समान कौन, तो उपधातु, और अंत में अधातु हो गया। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो धात्विक गुण का मान क्या होगा, घटना प्रारंभ होगा, तो घटता है। और देखिए बहुत सारी बातें यहां मैंने लिखी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आवर्त में जब भी जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे। बच्चे किधर से किधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। आवर्त में जब भी जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे, जब भी वर्ग में जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे। धात्विक गुण आवर्त में घटेगा, वर्ग में बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा आवर्त में, और वर्ग में घटेगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। आयनन ऊर्जा आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। विद्युत बंधुत्व बढ़ेगा घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा बढ़ेगा। ये याद रखना है कि
आवर्त में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए बच्चे, यही दो केवल आपको क्या होगा, आवर्त में घटेगा, बाकी सब गुण जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। तो याद रखिए बच्चे, क्योंकि सफलता तो क्या करना है, छीन लेना है, चाहे जैसे भी हो, सफलता मिलनी तय है बच्चे। आवर्त सारणी के विकास में किसका नाम नहीं है, तो मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। और ये किसके द्वारा दिए गए नियम पर आधारित है, तो मोसले ने नियम दिया था। मोसले के नियम पर आधारित है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, और ये किसने दिया, मोसले ने। और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम दिया था। इसके अनुसार आपको प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के क्या होता है, समान होता है। अब देखिए लोथरमेयर, इन्होंने परमाणु आयतन के आधार पर तत्वों के लिए ग्राफ का निर्माण किया। किसके आधार पर, परमाणु आयतन के आधार पर इन्होंने क्या किया, तो आपको एक ग्राफ का निर्माण किया। जबकि थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी नंबर होगा। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला कदम उठाया डोबोरिनियर ने, इन्होंने त्रिक नियम दिया। दूसरा आपको याद रखना है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। तीसरा आपको ध्यान में लोथरमेयर ने परमाणु आयतन के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और ठीक है, आपको चौथा मेंडलीफ ने आपको परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और अंत में जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोसले के सिद्धांत पर आधारित है और यह परमाणु संख्या पर बेस्ड है। तो ध्यान में रखिए बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। जरा इसमें देख लीजिए बच्चे, बहुत सारी बातों को मैंने लिखा है। सबसे पहले आपको अयस्क किसको कहेंगे, तो पृथ्वी के अंदर से जो माइन करके हम लोग निकालते हैं उसको खनिज या मिनरल्स कहते हैं। और जिस मिनरल से धातु सस्ता और सुविधाजनक तरीके से प्राप्त किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं या ओर कहते हैं। और याद रखिएगा कि अयस्क के सांद्रण के द्वारा धातु कर्म की प्रक्रिया से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और इसमें मैंने निस्तापन लिखा है, कार्बोनेटेड अयस्क को जब हम वायु समित वायु में गर्म कर धातु प्राप्त करते हैं तो उसको निस्तापन कहा जाता है। भर्जन देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अगर अधिक ताप पर गर्म कर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो निस्तापन और भर्जन ये दोनों पूछता है। और एक और होता है स्मेल्टिंग, यानी देखिए स्मेल्टिंग होगा तो ये सब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कैल्सिनेशन, निस्तापन और रोस्टिंग यानी ठीक है भर्जन, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान में रखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, GANG गैंग कहते हैं। तो बच्चे आप लोग से गुजारिश है कि अच्छे से पढ़िए और सफलता को छीन लीजिए। और सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो अपने पर भरोसा रखकर निश्चित तरीके से पढ़कर और एक नई ऊंचाइयों को छूने का जज्बा रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर के सेट में और ढेर सारी बातें भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।